अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमारा वो उसमें हमें जो बताना है वो ये बताना है कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एस्टिमेशन जो है हम कैसे कर रहे होते हैं। और उस एस्टिमेशन से पहले मैं कुछ चीज़ें और हैं जो मैं बतानी है। पहली बात ये कि सॉफ्टवेयर बेस्ट वही है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है कम हो, लो कॉम्प्लेक्सिटी हो। इसका माने ये नहीं है कि आपने कोई क्लेवर कोडिंग की हुई हो, आपने फैंसी कोडिंग की हुई हो, या फिर आपने आई व्यू उसका अच्छा हो, इजी टू मेंटेन। अच्छा, इसमें हमेशा ये होना चाहिए कि आपने उसको मेंटेन किया हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, एक आम आदमी को पढ़ने में आसानी हो। सही है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर, उसकी आराम से टेस्टिंग हो रही है, लोग समझ पा रहे हैं उसे। तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज कॉम्प्लेक्सिटी में कहलाती है। ये मेरी जितनी सिंपल होगी ना उतनी ही आपके पास ये बेस्ट सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है। और स्टैंडर्ड्स जो है उसने फॉलो किए हुए हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस में यूज किए हो, सिक्योर हो। तो ये तमाम फैक्टर्स के अंदर आप काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये वाली चीजें। ओके, मैं माइक्रोफोन जरा टेस्ट कर लूँ। यस। हेलो। यस। हेलो। यस। ओके। तो हमने इसको इसी हमने देखा कि हो क्या रहा है इसमें। अच्छा, सेकंड क्या है हमारे पास, हमें स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करने हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या स्टैंडर्ड होंगे जो हमें फॉलो करने हैं। पहली बात ये है कि आप उसके नाम आसान रखें। सही है, आप उसको जो लोग समझ सकें, उसका लेआउट उसका आसान रखें। कमेंट करना, कमेंट करें उसके अंदर, भाई इसके माने ये हैं, इसके माने ये हैं, ताकि आप उसको रीयूज कर सकें बाद में। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो, अगर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सी लैंग्वेज के अंदर है उसको बताइए। ऐसे एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन यूएमएल आप बता सकते हैं इसमें, फ्लो चार्ट बता सकते हैं इसमें अंदर। और ये चीज़ों से ताकि आप सॉफ्टवेयर इजी हो जाए समझने के लिए। स्टैंडर्ड्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं पता तो आप ये सी शार्प के अंदर देख सकते हैं, msdn microsoft.com/english US लाइब्रेरी। और इसमें FF926074 और ASPX आप देख सकते हैं, इसके अंदर स्टैंडर्ड मस्ट बी फॉलो। अच्छा, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर क्या है, जनरल है, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज स्पेसिफिक हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है आपके पास। प्लेटफॉर्म लैंग्वेज स्पेसिफिक एडीएम्स हैं हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर जैसे। उसके बाद एडीएम्स कैप्चर सोल्यूशन टू द लैंग्वेज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही होंगी जिसको मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप ये देखिए। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, एक ऐसी जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद है, जिसे बोलते हैं, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूंगा इसको। सॉरी। ओके। हम्म। ये आपके पास है टेलरिक यूआई। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं आपको पता है कि ये कैसे होना है, किस तरह से इसको बनाना है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, इसमें यूआई कंपोनेंट्स कौन से हैं, वेब कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, डेस्कटॉप कंपोनेंट अवेलेबल हैं, मोबाइल कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड, टेस्टिंग, डीबग। और यूआई एंड यूएक्स जो है इसके अंदर अवेलेबल हैं। फ्री ट्रायल भी हैं, डॉक्यूमेंटेशंस भी हैं, ब्लॉग्स भी हैं, डेमोज भी आप उसमें देख सकते हैं। ये किस तरह की आपके सॉफ्टवेयर होनी चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ये क्या होना चाहिए। देख लें आप टेलरिक यूआई फॉर ब्लेजर, ASP.NET, इससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो कहने का मतलब यही, आप देख सकते हैं कैलटेरिक को देख सकते हैं, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने के लिए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने क्या की है यहाँ पे फॉलो की हुई है, इसको अडॉप्ट की हुई है। तो मैं ये चाह रहा था ये चीज़ें आप ज़रूर देखें। उसके बाद क्या, एक्सेंसिबल कोड के माने चेंजेस। देखिए, कोई सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे तो होता नहीं है अभी आप लिखें क़यामत तक वो सॉफ्टवेयर चलेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है ये। बहुत रेयर केस के अंदर हो सकता है। तो इसके अंदर ये चीज़ें चेंज इनएविटेबल है, चेंज तो होना ही होना है। Code adapts to the change, minimum impact on overall structure and behavior। मिनिमम इम्पैक्ट जो है आपके पास हो रहा होता है इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। ये टेक्निक्स क्या है एक्सटेंसिबल कोड की। पहली बात है, हाई कोहेजन है, लो कपलिंग है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन है, कॉन्फ़िगरेशन, फाइल्स, डायनामिक रूल्स,
कपल कोड फॉर एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो आपको कोई भी चेंज करनी है तो ये चेंज के अंदर आपको हो जाएगी, मगर टेक्निक्स हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 टेक्निक्स को हम उसमें फॉलो कर रहे होंगे। और ये कि टेक्निक्स जो है, ऐसा नहीं होगी पूरा स्ट्रक्चर ही हिला दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये इम्पैक्ट इनका कम होगा। रीयूज जरूर करें सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर को रीयूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें राइटिंग यूजेबल कोड लिखिए आप, रीयूजेबल कोड आप डालें, राइटिंग यूजेबल कोड आप बताइए, writing component that are independent from a specific system or subsystem, logging, exceptional handling components। देखिए, अगर आपके पास लॉगिंग की हम बात कर रहे हैं, अब लॉगिंग के अंदर आप ये भी बता सकते हैं इसके अंदर कि आप इसके अंदर इंक्रिप्शन पे जा रहे हैं, नहीं इंक्रिप्शन पे जा रहे हैं, रिकग्निशन पे जा रहे हैं, कितना फास्ट है इसके अंदर। और एक एडिशनल लेयर भी इसके अंदर यूज हो रही होती है, जिसको हम कह रहे होते हैं कि ये चीज़ जो है ये बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है, बता रहे होते हैं। एग्जाम्पल जो है टेलरिक आप देख सकते हैं इसके अंदर, रियूज के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। टेस्टिंग इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी। टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, हाउएवर डू नॉट लीव टेस्टिंग इंटायरली आफ्टर कंस्ट्रक्शंस। आप टेस्टिंग को बिल्कुल आखिर में मत रखें, आप कंपोनेंट्स को टेस्ट करके देखते रहें, चीज़ों को बना के देखते रहें, इंटीग्रेट करें देखते रहें, उनकी वैल्यूज क्या आ रही है उसको देखते रहें, ये बहुत ज़रूरी है, आखिर के लिए ना छोड़ें आप, क्योंकि आखिर बड़े मसले आ जाते हैं, आपके पास वो चीज़ें नहीं निपट पा रही होती। अच्छा, उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन सबसेट है, टेस्ट ऑफ टाइप्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, रिड्यूस गैप बिटवीन फॉल्ट क्रिएशन एंड डिटेक्शन। यूनिट टेस्टिंग आप करते रहिए, इंटीग्रेशन आप टेस्टिंग करते रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी, आगे ये चीज़ें आती हैं। और यूनिट टेस्टिंग के अंदर मान के कंसिडर मोर ऑफ अ कोडिंग प्रैक्टिस देन अ टेस्टिंग प्रैक्टिस। राइट अ फंक्शन और अदर ब्लॉक ऑफ कोड, क्रिएट अ यूनिट टेस्ट दैट वेरीफाइज behavior of code in response to standard boundaries in the incorrect input data, explicit implicit code। देखिए, जो भी आप यूनिट टेस्टिंग अब कर रहे हैं, मैं आपको पहली बात ये, आप इसको देख लीजिए कि इसके क्या रिजल्ट्स क्या होते हैं। देखिए, मैं एक जो है मैं करवा रहा था बच्चों को, काम करवा रहा था यूएमएल के अंदर, तो मैंने उनको एक कोड लिख के दिया, मैथमेटिकल कोड लिख कर दिया कि इसके अंदर आप इसकी एस्टिमेशन निकालिए, इसकी वैल्यूज को आप निकालिए। तो आपके पास उसमें क्या है, उसमें क्या बच्चे कर रहे थे, जो रिजल्ट्स आ रहे थे हर बच्चे का डिफरेंट रिजल्ट आ रहा था। उसकी वजह ये कि कुछ लोगों ने फंक्शन पाई का कॉल किया हुआ था, कुछ लोगों ने जो है वो पाई की वैल्यू लिख दी थी, किसी ने कुछ किया हुआ था, किसी ने कुछ किया हुआ था, रिजल्ट जो उसके अप टू द मार्क नहीं आ रहे थे। उसका मतलब ये, उनके रिजल्ट को आपको वेरीफाई करना जरूरी होता है। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग के माने ये अब वाया यूनिट एंड अनएक्सेप्टेबल कोड के माने स्टबर ड्राइवर, ये दो अलग अलग यूनिट्स हमारे पास। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है इसके अंदर, क्रिएट यूनिट टेस्ट बिफोर राइट द कोड टू बी टेस्टेड। अच्छा, कोड लिखने से पहले आप क्या करें कि आप जो है इसका टेस्ट भी लिख दीजिए, मैं इसको इस तरह से टेस्ट करूंगा, उसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। यानी कि आप ये बता दीजिए, मैं इस तरह से टेस्ट करके देखूंगा कि ये चीज़ें मेरी फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। यूनिट टेस्ट ऑल्सो सर्व एज डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। जो भी टेस्ट होता है वो ऑल्सो सर्व एज डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होता है। जो टेस्ट कर रहे होते हैं वो दो मेन पर्पज होते हैं, उसका डिजाइन कैसा है, उसका फंक्शनल स्पेसिफिक क्या है, और तो आप उसको देख सकते हैं इसमें। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के माने क्या है, लेट से आप एक आपने क्या किया, इसको ऑनलाइन जो है यूजर नेम और पासवर्ड दिया, और यूजर नेम पासवर्ड को आप इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसके रिजल्ट्स को 10 दफा चेक करके देखेंगे, वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ये तो नहीं कोई बंदा लॉगिन लिख रहा हो और वो लॉगिन ना हो रहा हो, उसकी वजह ये है कि उसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सही नहीं हो रही हो, तो आपको ये टेस्ट करना जरूरी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका स्कोप मस्ट बी टेस्ट, स्कोप जो है आपको देखना पड़ेगा उसका। सीआई के अंदर क्या है हमारे पास कि डेवलपमेंट टीम प्रैक्टिस। जी, इसमें आपके पास क्या है, डेवलपमेंट प्रैक्टिस वेयर टीम मेंबर इंटीग्रेट देयर वर्क रेगुलरली। जीसीआई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के माने ये है कि कंटिन्यूस के माने क्या है, मुसलसल आपका इंटीग्रेशन को वो चेक कर रहा है हर डेली बेसिस के, आपसे जो जैसे जैसे कोड बढ़ रहा है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो कर रहा है कि उसमें एरर तो नहीं आ रहा, क्योंकि उससे जो है चीज़ों को फाइनलाइज करना काफ़ी आसान होता है। Team member collaborative via controls, version control, TFS, a code generator check in multiple times per day। ये आपके सामने है। CI can run every day time in executing check multiple times per day, once per day। मिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल every check in plus once at midnight, इसको चेक करके देख रहे होते हैं।
ये आपके पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कह रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें एक सर्वर बना लेते हैं आपके पास, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन ऑफ कोड, रनिंग द ऑटोमेटिक टेस्ट एंड ऑटोमेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम टीम मेंबर, ये बता देते हैं। अच्छा भाई, इसमें कंटिन्यूस मान गया, प्लान CI such that it does not negatively affect the performance of the version control system, or especially consider that integration will run over a huge number of source code files. Follow best practice, build server documentation to configuration, बेस्ट टाइम फॉर बिल्ड स्केड्यूल। देखिए इसके माने क्या है कि इसमें जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो है, ये परफॉर्मेंस पे इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सही है, ये आपके पास क्या है, ये परफॉर्मेंस पे नहीं है, ये ना हो कि आप उसको टेस्ट कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ही उसकी खराब होती चली जा रही है, या उसके रिजल्ट सही नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो स्मूथली उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी स्मूथली रिजल्ट्स आए। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में क्या के अंदर क्या है, देखिए वाटरफॉल मॉडल के अंदर आप देख लीजिए, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में वो कोड पे बेस करता है। आरईपी में जो एम्फेसाइज कोड पे करता है, इस कर्म के अंदर वो टाइम पे डिपेंड करता है कि शॉर्ट स्पीड्स होने चाहिए, कम टाइम के अंदर हो जाए। अच्छा, इसमें आपके पास हाउएवर रिगार्ड ऑफ द प्रोसेस मॉडल प्रिंसिपल्स आर द सेम, सब पे रूल्स जो तकरीबन सेम है। इसमें क्या फैसिलिटेट सिंपल बेस्ट प्रैक्टिस यूजेबल एक्सटेंशन, यूनिट टेस्ट, लिमिट स्कोप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये सारी वही चीजें जो मैंने आपको भी बताई थी। अच्छा, यहाँ पर ये आप ये देखिए कि डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल, अब ये स्टूडेंट को कैसे पता लगता है कि हम इस कोड को जो है, इस कंपोनेंट को हमें और ज़्यादा डिकम्पोज करना है या नहीं करना। तो पहली बात ये कि क्राइटेरिया क्या है, क्लियर आइडेंटिफिकेशन डिक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन माइट रिजल्ट इन बिजनेस लॉस। आपको लगता है कि ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है अगर आपके पास सही नहीं हो रही है तो आपको बिजनेस का ह्यूज लॉस हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक लेयर की जरूरत है, इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद क्या है, क्वालिटेटिव डिक्रिप्ट एंड वेरीफाई आइडेंटिटी। और वो जाहिर सी बात है, वेरीफाई जब नहीं हो पाएगा तो आप कैसे वो बंदा लॉग इन करेगा, किस तरह चीज़ों को चलाएगा। तो ये सारा क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के अंदर आ रहे होते हैं। और ट्रांसफॉर्म टाइप एंड मैप ऑफ क्रिटिकल परफॉर्मेंस, ये तमाम चीज़ें से लिंक्ड हैं आपस में, तो आप इसमें प्री कंपोनेंट जो है वो ज़रूर इसमें डालेंगे। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे प्री कंपोनेंट बताए हुए हैं, यहाँ पे रिलेवेंट कंपोनेंट आपको बताए हुए हैं। तो ये सब बिल्कुल ये चीज़ें वगैरह उसकी चीज़ें रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, उसमें क्या आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कितने होते हैं हमारे पास, पाइप एंड फाइलर है हमारे पास, पब्लिश एंड सब्सक्राइब है, क्लाइंट सर्वर है, एनटीआर है, हब एंड स्पोक है, एसओ है, रेस्ट है। ये सारे क्या ही आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं जो कि रीयूज प्रोमिस सॉल्यूशंस हैं, कॉस्ट के कॉस्ट के रिड्यूस, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी के, बेटर अंडरस्टैंडिंग के, easier and more effective स्टेकहोल्डर्स के अंडरस्टैंड द सक्सेस मेजर के अंदर। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। लॉजिकल व्यू में क्या है, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर है उसका हमारे पास, जिसको हम बात कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, इंटरफेसेस बता रहे होते हैं, तमाम चीज़ें लॉजिकल व्यू पॉइंट्स के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, वेरीफाइड कॉल बैक। देखिए अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो आप ये बताइए, इसमें इंक्रिप्शन भी हो रही है, इसमें यहाँ पे डिक्रिप्ट भी हो रहा है, इंक्रिप्ट ऑफ यहाँ पे दूसरा इंक्रिप्शन आपके पास हो रही है, वो उस डिक्रिप्ट होने के बाद वेरीफाई कर रहा है उस चीज़ को। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम आपने वेरीफाई करना है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कोई इशू तो नहीं है। ईजी वे के अंदर, कम प्रोसेसेस के अंदर बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन व्यू पॉइंट कौन कौन से होते हैं, मेजर कंज्यूमर आर्किटेक्चर एलिमेंट कंपोनेंट, हाउ एवर दीज एंटिटीज स्ट्रक्चर रिलेटेड, हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन कंपोनेंट, किस तरह से इंफॉर्मेशन कंपोनेंट के दरमियान फ्लो हो रही है, ओनरशिप किसकी है, सिक्योरिटी क्या है, कौन क्रिएट करवा रहा है, डेटा क्रिएट जनरेट हो कहाँ से रहा है, कि किधर जाके वो सेव हो रहा है, कहाँ जाके रिस्टोर हो रहा है, डेटा को एक्सपायर कर रहा है, रिटायर कर रहा है नहीं कर रहा है, डेटा को मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहा है। ये सारे इंफॉर्मेशन व्यू पॉइंट्स के अंदर ही आते हैं। नोटेशन में क्या है आपके पास, स्ट्रक्चरल व्यू है, डायनामिक व्यू है। स्ट्रक्चरल व्यू में डेटा एंटिटीज रिलेशनशिप है, डायनामिक व्यू के अंदर क्या इंफॉर्मेशन फ्लोज है हमारे पास, स्टेट मशीन्स है हमारे पास, और रियल चेंज ऑफ स्टेट चेंजेस हैं। तो इसमें आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। और नोटेशन के अंदर दो चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं जो आपको पढ़ाई जाती है इसमें। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट नोटेशन आप बता सकते हैं इसके अंदर। या हमारे पास ये फ्लाइट सिस्टम है, ये होटल सिस्टम्स है, ये फ्लाइट सर्च है, ये होटल सर्च है, या सर्च पेज है, फ्लाइट सर्च एंड होटल होटल सर्च नोटेशन से समझा सकते हैं आप।
फिजिकल व्यू के अंदर हमारे पास क्या है कि सर्वर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, लोड बैलेंसर्स हैं, स्टोरेज फैसिलिटी है, नेटवर्किंग है, कैपेसिटी प्लानिंग है, हार्डवेयर साइजिंग है, मैपिंग है, केबलिंग पावर्स है हमारे पास। फिजिकल के अंदर हार्डवेयर साइजिंग है, मैपिंग है हमारे पास। ये तमाम चीज़ें फिजिकल पॉइंट व्यू के अंदर आती हैं, जो कि सिस्टम को रन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आपने सिस्टम अच्छा बना लिया मगर डिप्लॉय आपने खराब सर्वर पे कर दिया तो चलेगा? वो नहीं चल पाएगा। आप ये देख सकते हैं, इसकी नोटेशन बताई हुई है इसके अंदर। इसको आप जो है वो जैसे बोलते, मैंने आपको वेब आईओ का बताया था मैंने, ड्रॉ डॉट आईओ का बना सकते हैं। डेवलपमेंट व्यू पॉइंट के अंदर क्या है हमारे पास, इसमें आईडीई है, सोर्स कोड है, टास्क प्लानिंग है, टास्क ऑटोमेशन है, टेस्टिंग टूल्स एंड टेस्ट ऑटोमेशन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड बिल्ड ऑटोमेशन है। ये तमाम चीजें डेवलपमेंट व्यू पॉइंट्स के अंदर है। ऑपरेशन व्यू पॉइंट के अंदर क्या है हमारे पास, मेंटेनेबिलिटी ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स है हमारे पास, डिप्लॉयमेंट चेंजेस हैं, मॉनिटरिंग फॉर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, अपग्रेड प्रोसीजर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, सपोर्ट प्रोसीजर है, सपोर्ट लेवल्स हैं, बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसीजर्स हैं। जो ऑपरेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें, अगर सिस्टम बैठ जाए तो क्या होगा, बैकअप है या नहीं है, सपोर्ट के लिए लेवल्स हैं, कौन सपोर्ट करेगा, कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा, अपग्रेड हो सकता है नहीं हो सकता, इसकी मॉनिटरिंग होती है नहीं होती, डिप्लॉयमेंट होती है नहीं होती, मेंटेनेबिलिटी होती है नहीं होती, सब ऑपरेशनल व्यू पॉइंट्स हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी के हमारे पास प्राइवेसी, ऑथेंटिसिटी, एक्सेस प्रिविलेजेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, एक्सपेक्टेड वर्कलोड कितना है परफॉर्मेंस के अंदर, और वर्कलोड बढ़ रहा है तो फिर वो स्केलेबल है या नहीं है। तमाम एट्रीब्यूट्स क्वालिटी के ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉमन क्वालिटी एट्रीब्यूट है अवेलेबिलिटी, कितने टाइम के लिए अवेलेबल है हमारे पास, elapsed टाइम कितना है हमारे पास, फ्लेक्सिबल है या नहीं है, एक्सटेंसिबल है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपके पास, कॉस्ट कैसी है उसकी, ये तमाम चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अप्लाइंग एट्रीब्यूट टू व्यू पॉइंट। ये सिक्योरिटी है, कंपोनेंट की सिक्योरिटी हमारे पास, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी हमारे पास, हार्डवेयर की सिक्योरिटी हमारे पास, जहाँ डिप्लॉय हुआ है उसकी सिक्योरिटी हमारे पास, और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशन की सिक्योरिटी। इसमें रिलेवेंट कंपोनेंट, पैरेलल प्रोग्रामिंग, शेयर डेटा एंट्री, कॉन्करेंट कंपोनेंट, स्केल अप, सेल आउट। उसके बाद डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एंड कॉन्स्टेंट, ये लॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेस, फिजिकल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑपरेशंस जो है हमारे पास, व्यू पॉइंट्स है हमारे पास सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी के। अच्छा, उसमें क्या है, अवेलेबिलिटी एंड इंस्टेंसिबिलिटी में क्या है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, फॉल्ट टॉलरेंस है, ऑफलाइन ऑपरेशन, ऑफलाइन के अंदर ये कैसे काम करेगा, बैकअप कैसे देगा आपके पास, लोड बैलेंसिंग कैसे होगी, फॉल्ट टॉलरेंस है या नहीं है उसके अंदर, बैकअप हार्डवेयर है या नहीं है हमारे पास, बैकअप रिस्टोर है या नहीं ऑपरेशंस के अंदर, आप ये देख लीजिए लास्ट में। अच्छा, इसमें क्या लॉजिकल के अंदर आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, बैलेंसिंग डिजाइन क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड कॉन्स्टेंट्स क्या है। ये तमाम चीजें जो है एक्सटेंसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आ रही होती हैं। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त है हमारे पास, इसमें देखिए बैलेंस क्वालिटी के माने, जिसमें प्लस है उसके माने आपको एडिशनल सपोर्ट है। अब आप यहाँ देखिए, फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आ रहा है। अगर एक्सटेंसिबल है तो इसको क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, एक्सटेंसिबल इसको सपोर्ट कर रहा है। मगर आप एक्सटेंसिबिलिटी हमारे पास इसके साथ है, और अवेलेबिलिटी है तो इसको सपोर्ट कर रहा है, स्केलेबिलिटी सपोर्ट कर रहा है। मगर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर में अलग प्रोसेसेस में डालने पड़ेंगे, और जो क्या करेंगे, मजीद प्रोसेसिंग को यूटिलाइज करेगा, तो ये हमारे पास सपोर्ट नहीं होगा। अवेलेबिलिटी आप देख लीजिए, अवेलेबिलिटी के साथ है, अवेलेबिलिटी रहेगी मगर परफॉर्मेंस जो है हमारे पास वो नहीं रहेगी इसके अंदर, तो ये हमारे लिए बड़ा इशू है। अब परफॉर्मेंस के साथ है, मगर परफॉर्मेंस की स्केलेबिलिटी, डेफिनेटली ये उसके पास पॉजिटिव साइन है इसके लिए, सपोर्ट करता है। स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस के साथ है और ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। सिक्योरिटी जो है एक्सटेंसिबिलिटी के साथ लिंक नहीं है, सिक्योरिटी जो है परफॉर्मेंस के साथ लिंक नहीं है, क्योंकि हमें एडिशनल जिसे बोलते हैं लगाने पड़ रहे हैं, अगर प्रोसेसेस लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसेस, तो हम ये इसके साथ लिंक नहीं है। सिक्योरिटी जो हमारे पास स्केलेबिलिटी के साथ लिंक नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमारे पास क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के साथ। अच्छा, एटीएम क्या है, आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड, डेवलपर्स ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से एसीआई, द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिलेटिव टू क्वालिटी एट्रीब्यूट गोल्स। एट्रीब्यूट गोल्स के साथ जो है वो एटीएम डील कर रहा होता है। अच्छा, वैलिडेट आर्किटेक्चर कैसे कहला रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कि आप आर्किटेक्चर को देखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, प्रोटोटाइप को देखेंगे, उसकी कॉस्ट को देखेंगे आप,
फिजिबिलिटी को देखेंगे तो आप वैलिडेटेड आर्किटेक्चर कर देंगे, वरना कहेंगे ये यार चलने वाला नहीं है, इसको आप चेंज कर दें। अच्छा, उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर हमारे पास क्या है? डिफाइन अ प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया है। अगर प्रोजेक्ट जो कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। एट अ रिस्क बफर 20% रखा जाता है, यानी कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, उसको 20% आप रिस्क को उसमें ऐड करेंगे ही करेंगे। उसके बाद टाइम मीटर्स के माने जो लोग आपस में बातें करते हैं, चैट करते हैं, खाना पीता पीना करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं अपना टाइम मीटिंग में निकालते हैं, टेलीफोन पे गुजारते हैं, ये टाइम मीटर कहलाता है। उसके बाद फिर टीम कैपेसिटी। ये टीम आपके पास कैसी है? आप प्रोफेशनल है, नहीं प्रोफेशनल है, नए लोग रखें, कौन लोग रखें आपने, ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये आपकी अप्रेडिटेबिलिटी है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं। अब आप यहाँ देखिए, ये जॉन है, प्रोडक्ट ओनर है, 10 आवर्स पर वीक जो है काम कर रहा है। ये आपके पास जॉन क्या, स्क्रम मास्टर 5 घंटे, सैलरी 15, ये भी 15 ही 15, टोटल आपके पास क्रॉस कैपेसिटी पर वीक जो है आपके पास तकरीबन 60 घंटे बन रही है पर वीक के हिसाब से। ये इसकी कैपेसिटी है। अच्छा, उसके बाद राइट यूजर स्टोरीज। देखें, यूजर स्टोरीज का टेम्पलेट जो है ऑलरेडी मैंने आपको बुक के अंदर दिया था। तो इसमें आप यूजर स्टोरीज को लें, उसको बताएं, उसको नंबर दें कि भाई यूजर पहले ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है, मगर एक्चुअल में वो ये करवाना चाह रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसकी बात सुने, उसको सीरियस लें इस बात को। यूजर स्टोरी आप देख लीजिए। नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, इसके बगैर आप सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे होते। ब्रेक ईच स्टोरी डाउन इनटू टास्क। हर स्टोरी को टास्क के अंदर आप डिवाइड कर दीजिए, तोड़ दीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक्सेप्टेंस टेस्ट रिव्यू 2 है हमारे पास, राइट एंड रिव्यू ऑल में है 4 है, क्रिएट व्यूज 4 है, फ्रेमवर्क 4 है, थंबनेल्स 4 है हमारे पास, सर्च 4 है, कैटेगरीज 4, रन एक्सेप्टेंस 1, फिक्स बग्स 2। ये तमाम चीजें आपने बताएंगी इसके अंदर। तो ये यूजर स्टोरी है। As a shopper, I want to review a list of products so I can select some of the product of the purchase. मेरे पास सारी लिस्ट होगी तो उसमें से प्रोडक्ट को मैं चूज कर सकता हूँ। ये यूजर की कहानी है। कैलकुलेट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। कितने महीनों का प्रोजेक्ट है, क्या ड्यूरेशन है इसकी। तो ये वीडियो हम देख लेते हैं, इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। Hello, everybody, and welcome to Tech in 5 Minutes. Today, we are talking about the project estimation. Do you know that over 66% of projects overrun costs? In this video, we'll describe a software estimation process that helps to avoid overspending. On our channel, we share thoughts on recent developments in the tech industry. Subscribe not to miss new videos. Planning metrics. Having more than 10 years experience, approximate project budget. For the provider, estimation helps to organize work and set deadlines, define the optimal number of developers, and calculate planning metrics. Having more than 10 years experience in estimating software projects, we are excited to share some ideas. Watch further to know how to organize the software project estimation process. First, define a project's complexity. Before starting any work, define your project's complexity to understand the team capacity, risks that can influence the project's duration, and a best fit methodology to use. Then add a risk buffer. Add a risk buffer of up to 20% of the overall project time to avoid common risks, such as issues that are hard to foresee, new technologies you will have to implement, miscommunications inside a team, etc. The next aspect to consider: time eaters. We advise adding at least 20% of a project's time to cover various time eaters, such as talking to PMs and colleagues, reviewing the code, conducting research, etc. It's also important to predict the team capacity. Well, after you have identified all team members, create a table that displays their roles, responsibilities, and the estimated time they're going to spend on their part of the project. Then write user stories. They give the development team a vision of how a certain feature should work and look like. And for more information about the best practices of how to write user stories, check out our article, User Stories Acceptance Criteria, Best Practices and Examples. The link is in the description.
After you finish with user stories, the next thing you should do is break each story down into a series of tasks, each one having an estimate of story points. Story points are units of measure used to estimate the effort required to implement a piece of work. A nice way to assign story points to tasks you are going to perform is to use the planning poker. For that, give a set of poker cards to each team member and name the task and let each team member choose one card. After that, let team members explain why they have chosen particularly that number for story points. Don't forget that only those who are responsible for completing tasks can vote for story points. And what do you think? Is planning poker an effective practice, or is it a time waste? Share your thoughts under the video. Your final step is to calculate the project duration. Last but not least is to combine all the knowledge you have gained and to split the whole project into sprints. Gathering the findings of the steps from above, you'll get the formula: duration of the project equals overall task time estimation, which is E, plus E risk buffer, plus E time eaters. Actually, there are 5 common project estimation techniques. The first one is top-down estimate. According to this approach, you first estimate high-level chunks of the feature and then decompose them progressively into smaller chunks as you get more details. The second technique is bottom-up estimate. Here, each task is estimated individually, and then those estimates are rolled up to give the higher-level numbers. You'll receive more accurate results than the top-down method, but it requires more time. The third approach is analogous estimating. It is used if your current project is similar to past ones. You can take the data from previous work and extrapolate it to provide your estimates for the new project. The next approach is parametric estimate. It auto-calculates estimates using detailed data from previous activities. It is a quick and accurate method, but needs robust data to feed it. And the final technique to review is 3-point estimating. It calculates the average of an optimistic, most likely, and pessimistic estimate of the work. This is often known as the PERT, Program Evaluation and Review Technique. And let's mention useful tools to track estimation. Among the most common tools we define: Jira with its multiple functions, Trello for project management and task tracking, Asana that allows organizing all the details of your work, Google Sheets and MS Excel, which are good for calculation purposes. This video was prepared by the Jelvix team. We provide software development, UI UX design, and make sure to subscribe not to miss a single video. And don't forget जी, तो आपने यहाँ पे देखा आज का जो टास्क था हमारा क्या था और आपने कैसे स्टडी किया। ये लेक्चर मैंने वीडियो आपको दे दी है, मैंने उसको स्टडी कीजिएगा, देखिएगा इसको। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट जो हैं वो हैं मौजूद इसके अंदर। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।